दोस्तों, अग्र तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर। और आज हम जिस टेस्ट को देखने वाले हैं वो चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट है। इसको हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ये हिस्ट्री का टेस्ट है। ये हिस्ट्री का टेस्ट है। यहाँ पे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन है जिसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे इस टेस्ट पे। ये जो टेस्ट हुआ था दोस्तों, ये 8 फरवरी 2024 को हुआ था चेतन मीना इंस्टीट्यूट में। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और आप इसको देखिएगा। इससे आप जो हिस्ट्री अपना पढ़े हैं अगर आप टेस्ट देंगे तो ये आपका रिवीजन टेस्ट हो जाएगा, आपका चीज़ें जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं दोस्तों। तो चलिए फिर हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। चलिए फिर हम देखते हैं प्रश्न। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। देखिए, जो सर टॉमस मुनरो है ये कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है? इसमें जो भूमि का मालिक होता है असली वो होता है रैयत। रैयत मतलब किसान। किसान जो होता है वो भूमि का असली मालिक होता है, किसान का ही अधिकार होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से जो है कर का अदा करता है सरकार को रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने दोस्तों क्या किया था कि जो कृषक भू स्वामित्व था इसकी स्थापना किया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने। और ये कितने % भूमि पे लागू थी ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ये 51% भूमि पे लागू थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और भी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का जन्मदाता कौन है? तो पहली चीज तो इसका जो जन्मदाता है वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है ये जन्म व्यवस्था का जन्मदाता है और ये लागू कब हुआ था? तो ये 1793 में व्यवस्था लागू हुई थी। और ये भारत के कितने % भूमि पे लागू थी? तो ये लागू थी 19% भूमि पे लागू थी। इस व्यवस्था में होता क्या था, उसकी जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। इसमें जो राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी होती थी वो जमींदार के ऊपर होती थी। इसीलिए अस्थायी बंदोबस्त को जो है वो जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये लागू कहाँ कहाँ पे थी तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस जैसे एरियो में ये लागू थी व्यवस्था। टोटल 19% भाग पे ये लागू थी। महालवाड़ी बंदोबस्त को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त थी इसमें जो राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी होती थी वो एक महाल पे होती थी। महाल मतलब कि एक जो गाँव होता था, पूरा एक गांव की जिम्मेदारी होती थी कि वो प्रत्यक्ष रूप से जो है सरकार को भूमि राजस्व का अदायगी करे। और इसके जो जन्मदाता थे वो थे हॉल्ट मैकेंजी। तो हॉल्ट मैकेंजी जो थे वो महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। और ये कितने % भूमि पे लागू थी दोस्तों? तो ये टोटल जो था वो 30% भूमि पे लागू थी महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। तो चलिए फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। तो देखिए, मनसबदारी व्यवस्था, पहली चीज तो ये मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये अकबर के समय में ये व्यवस्था जो है वो प्रारंभ हुई थी, मुगलों के टाइम में। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है कि जात एवं सवार पद इसमें प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल करेक्ट है। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार ये पद जो है प्रदान किए जाते थे। और सेकंड कह रहा है कि मनसबदारी अनुवांशिक अधिकारी थे। तो ये गलत है। मनसबदारी जो है वो अनुवांशिक अधिकारी नहीं थे। और थर्ड है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। मनसबदारों के जो है 3 वर्ग थे। और फोर्थ है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको जो है वेतन दिया जाता था। तो देखिए, दीवान कार्यालय के द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था। ये भी स्टेटमेंट गलत है मनसबदारी से संबंधित। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मनसबदारी जो व्यवस्था थी दोस्तों, मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। ध्यान रखिएगा, पद या रैंक जो है इसका अर्थ होता है। इनको जो वेतन दिया जाता था ये भी ध्यान रखिएगा, इनको जो वेतन दिया जाता था मनसबदारी व्यवस्था में मनसब को, वो नगद या जागीर के रूप में दिया जाता था। तो इनको नगद दिया जाता था या फिर जागीर के रूप में इनको वेतन दिया जाता था। और जो ये मनसबदार होते थे ना, ये उस टाइम पे सबसे अधिक वेतन पाने वाला ये व्यक्ति होता था। और 1594-95 में क्या होता है कि मनसब को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ये 2 भाग कौन से हो जाते हैं? तो एक होता है जात, एक होता है सवार। ये इनके घोड़े रखने के उसमें होता था। देखिए, जो जात होता था ये व्यक्तिगत था और निजी पद या निजी जो देय वेतन होता था उसमें इसमें निश्चित किया जाता था जात में। जात जो होता था ये व्यक्तिगत होता था। और सवार में क्या होता था? सवार में ये संकेत मिलता है कि व्यक्ति को कितने घुड़सवार रखने थे, ये बात की जाती थी सवार में। तो ये थोड़ा डिटेल था मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में जो पोलो खेल है इसका प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो प्रचलन किया था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किया था वो तुर्कों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? पहला है चिलियावाला का युद्ध। देखिए, जो चिलियावाला का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी के विरुद्ध मराठों का युद्ध नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज की तरफ से थे और ये युद्ध हुआ था सिखों के बीच। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का में हुआ था चिलियावाला का युद्ध। और ये होता कब है दोस्तों? तो ये 1849 को होता है।
और ये पंजाब में एक चिलियावाला नामक जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ था, इसलिए इसको चिलियावाला का युद्ध कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आंग्ल सिख युद्ध में हुआ था, चिलियावाला का युद्ध, ना कि मराठों के बीच। और सेकंड है खुर्दा का युद्ध। देखिए जो दोस्तों खुर्दा का युद्ध हुआ था ये 1795 में हुआ था और इसमें निजाम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये गलत है। इसमें निजाम के साथ मराठों का युद्ध हुआ था और इसमें जो है निजाम की हार हो जाती है इस युद्ध में, तो ये भी गलत सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। दोस्तों जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये 1760 में वांडीवास की युद्ध हुआ था और इसमें जो है फ्रांसीसी कंपनी की हार हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजय रहती है। नेक्स्ट इसमें बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का नहीं था, ये गलत है। ये जो युद्ध होता है बक्सर के, तो पहली चीज ये कब होता है, तो ये 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहता है दोस्तों, इसमें हेक्टर मुनरो रहता है अंग्रेज की तरफ से। ध्यान रखिएगा इसमें हेक्टर मुनरो लड़ता है अंग्रेजों की तरफ से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके तरफ से। और इसमें 3 लोगों की एक टुकड़ी होती है, एक तो इसमें होता है मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, मीर कासिम होता है दोस्तों, और यहाँ पे होता है अवध का नवाब सुजाउद्दौला होता है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता है। ये 3 लोग मिलकर के युद्ध होता है बक्सर के युद्ध में और इसमें जो है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना विजयी होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो किस वायसराय के समय में जो है वो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये सम्मान उनको दिया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, सही जवाब जो है इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था ये। और दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, वो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877 को। ये ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है दोस्तों और इसी में जो है महारानी जो उनको कैसर हिंद की उपाधि दिया जाता है और उनको भारत की सामग्री घोषित किया जाता है। दोस्तों टोटल जो है ना कितने दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है तो ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल जो है वो 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, टोटल जो है वो 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। पहला तो हमने देख लिया जो हुआ है 1877 में, और जो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है वो होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में उसका आयोजन होता है और वो होता है 1903 में। और जो तीसरा आयोजन होता है दिल्ली दरबार का वो होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ये भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है इसका तीसरा आयोजन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन को निम्नलिखित में से किस कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड भारत में रहा है वो 1899 से लेकर के 1905 के बीच में रहा है, इसके बीच में ये गवर्नर बन के रहा है। इसके समय में देखिए सर्वाधिक रेल लाइनों का निर्माण किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है ये। और बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, देखिए गलत है, क्यों, क्योंकि जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, जो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था इसके समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। थर्ड है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और देखिए पुलिस सुधार के लिए जो फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था वो भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। और द्वितीय फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं किया गया था, ये गलत है। ये कब हुआ था, तो ये 1891 में हुआ था लैंसडाउन के समय में। ध्यान रखिएगा जो लैंसडाउन है, लैंसडाउन के समय में द्वितीय फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था और इसी में कहा गया था कि श्रमिकों को जो है साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 1881 में किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से गवर्नर जनरल के टाइम में किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 वाला और 5 वाला, ये दोनों जो है ये गलत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 5 जो है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए जो महाराजा रणजीत सिंह है ये सिख साम्राज्य के संस्थापक हैं, ये सिख साम्राज्य के संस्थापक हैं और इनको जो है शेर ए पंजाब के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये सुकर चकिया मिसल, ये जो है ये सुकर चकिया मिसल के ये प्रधान थे महाराजा रणजीत सिंह। चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन सा इनके बारे में सही है। तो पहला है कि 1799 में लाहौर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिए थे महाराजा रणजीत सिंह और इनको शेर ए पंजाब के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ये भी करेक्ट है। और 1802 में अमृतसर को भंगी मिसल से इन्होंने छीन लिया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो इन्होंने अमृतसर को छीना था वो भंगी मिसल से छीना था। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है इनसे संबंधित, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर की संधि के संबंध में बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है अमृतसर की संधि से संबंधित। देखिए अमृतसर की जो संधि हुई थी ये संधि कब होती है, तो ये 25 अप्रैल 1809 को होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अमृतसर की संधि होती है ये 25 अप्रैल 1809 को होती है और रणजीत सिंह और लॉर्ड हेस्टिंग सेकंड के मध्य ये संधि होती है। देखिए ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो
अमृत की संधि होती है वो रणजीत सिंह के मध्य तो होती है, परंतु यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग नहीं होगा, बल्कि ये चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य जो है वो अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को, और इसने सतलज नदी को सीमा मान लिया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो अमृतसर की संधि है इसमें जो सतलज नदी थी वो सीमा हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वाला गलत है, 1 और 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए दोस्तों ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 में। इसको 4 से मैच कर देंगे। और इस समय अंग्रेज और हैदर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये किस संधि से समाप्त हुआ था तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मद्रास की संधि से ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है दोस्तों? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये 1780 से लेकर 84 के बीच में होता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी जो होता है वो अंग्रेजों और हैदर के बीच में होता है, लेकिन यहीं पे जो है हैदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यहाँ पे हैदर की मृत्यु हो जाती है 1782 में। और उसके बाद से जो कमान है वो टीपू संभाल लेता है। और यहाँ पे जो संधि होती है वो मंगलौर की संधि होती है। तो मंगलौर की जो संधि होती है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय में होती है। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों ये होता है 1790 से 1792 के बीच में। और ये होता है अंग्रेज और टीपू के बीच में ये युद्ध होता है। और यहाँ पे जो संधि होती है दोस्तों वो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की जो है यहाँ पे संधि होती है। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में होता है। यहाँ पे टीपू हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, टीपू को मार दिया जाता है। और अब जो है यहाँ पे सहायक संधि के द्वारा जो मैसूर राज्य था उसको अपने में अंग्रेज मिला लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा जो है सही जवाब होगा इसका। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4, 1, 2, 3। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो पहला है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया था। और राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना किया था वो शिवदयाल साहब ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ है इसकी जो स्थापना किया था वो किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है सत्यशोधक समाज की स्थापना EV रामास्वामी नायकर ने किया था, तो ये गलत है। देखिए जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना EV रामास्वामी नायकर ने नहीं किया था, बल्कि इसकी स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। तो ध्यान रखिएगा ज्योतिबा फुले ने जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और कब किया था तो ये भी ध्यान रखिएगा 1873 में इसकी स्थापना किया था। इसका जो उद्देश्य था वो निम्न वर्गों का उत्थान करना था। देखिए जो EV रामास्वामी जो नायकर थे, जिनको पेरियार के उपनाम से भी जाना जाता था, इन्होंने जो है दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, या उसी को दक्षिण आंदोलन भी कहा जाता है। और इनको एशिया का सुकरात भी कहा जाता है, EV रामास्वामी नायकर को। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड एलनबरो के संबंध में विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए जो लॉर्ड एलनबरो का काल रहा है वो रहा है 1842 से लेकर के 1844 के बीच में। 1842 से लेकर 1844 के बीच में लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल रहा है। तो पहला है कि इसके समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट है। दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था, और ये 1843 में हुआ था। सेकंड है इसके काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड एलनबरो के काल को ही जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। और थर्ड है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था, तो देखिए ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि जो प्रथम आंग्ल युद्ध शुरू हुआ था वो हुआ था 1839 में। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड ऑकलैंड। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो है ये प्रारंभ हुआ था, परंतु ये समाप्त जो हुआ था ये हुआ था एलनबरो के टाइम में। तो यहाँ पे शुरू पूछ रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, वेबगत के सिद्धांत के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए जो वेबगत का सिद्धांत है पहला है कि इसमें लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको जो लागू किया था वो डलहौजी ने लागू किया था, और ये 1848 से लेकर के 1856 के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है। और सेकंड है कि इसके अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रियासतें अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकती हैं। तो यही जो था वो वेबगत का सिद्धांत था। अगर कोई भी जो भारतीय रियासत है अगर उसका अपना कोई औलाद नहीं है, उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के गोद नहीं ले सकते हैं।
तो ये सही है बिल्कुल। और थर्ड है प्रमुख जो राज्य थे व्यवगत के अंतर्गत वो सितारा, जैतपुर, नागपुर का विलय किया गया था। तो ये डलहौजी की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसमें ये व्यवगत का सिद्धांत था कि जिसके पास भी अपने औलाद नहीं है वो किसी को भी उत्तराधिकारी अगर बनाना चाह रहे हैं, गोद लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले उनको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसे बहुत से रियासतें थी जिनके पास अपना औलाद नहीं था और उनको डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो उसमें सतारा था, जैतपुर था, नागपुर था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। इसका सही जवाब 1, 2 एंड 3 तीनों ही जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो एस.एन. सेन थे। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन के अनुसार जो है 1857 का जो विद्रोह है वो धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु इसका जो समापन हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। इनकी पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है 1857। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में कौन सुमेलित है, ये बताना है। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर से नेतृत्व किसने संभाला? तो तात्या टोपे ने संभाला था, बिल्कुल करेक्ट है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने संभाला था, ये भी करेक्ट है। और जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह ने संभाला था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और बरेली से जो थे वो खान बहादुर खान थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नेतृत्वकर्ता बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह। और विद्रोह की जो कमान संभाली थी जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी, और वहां पे विद्रोह पे कौन सा जो अंग्रेज सेनापति था वो सफलता प्राप्त करता है, विद्रोह को दबाता है। तो देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने झांसी से कमान संभाला था। यहाँ पे जो विद्रोह को दबाया था वो कैंपबेल ने नहीं दबाया था बल्कि ह्यूरोज ने दबाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो गलत हो गया। सेकंड है अजीमुल्ला खां। देखिए जो अजीमुल्ला खां थे ये नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब जो कानपुर से कमान संभाले थे और वहां पे विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, बी वाला सही सुमेलित है। परंतु अन्य विकल्प को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अन्य है अहमदुल्ला शाह, जनरल रोज ने दबाया था। देखिए जो अहमदुल्ला शाह थे ये फैजाबाद से कमान संभाले थे और वहां पे जो विद्रोह को दबाया था वो जनरल रोज ने नहीं दबाया था बल्कि वहां पे थे जो है कर्नल नील। तो ध्यान रखिएगा कर्नल नील ने जो है वो फैजाबाद में विद्रोह को दबाया था। और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी और यहाँ पे जो विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने नहीं दबाया था बल्कि यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल ने दबाया था। कॉलिन कैंपबेल ये लखनऊ और कानपुर में दबाए थे। तो हमने ये देख लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो महात्मा गांधी हरिजन पत्र के संपादक थे। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। जो महात्मा गांधी थे वो हरिजन पत्र के संपादक थे और इसका जो प्रथम अंक है वो प्रकाशित हुआ था 11 फरवरी 1933 को और यरवदा जेल से ये प्रकाशित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हरिजन पत्र का संपादन किए थे महात्मा गांधी वो 11 फरवरी 1993 को यरवदा जेल से किए थे और इन्होंने यरवदा जेल को जो है ये भी ध्यान रखिएगा मंदिर की संज्ञा दिया है। तो इन्होंने यरवदा जेल को जो है मंदिर की संज्ञा भी दिया है। और थर्ड है कि ये हिंदी के साथ गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो जो हरिजन पत्र था वो हिंदी के साथ साथ गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी। देखिए गलत है, समाप्ति नहीं हुई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में थी। ध्यान रखिएगा ये रिपन के समय में समाप्त हुआ था 1882 में। और वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट आया था ये आया था लॉर्ड लिटन के समय में आया था ये। और ये कब का एक्ट है? तो ये भी ध्यान रखिएगा ये 1878 का एक्ट है। इसका उद्देश्य था कि जो भी समाचार पत्र थे उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। मतलब वो जो भी लिख रहे थे उनका अगर वो कुछ भी राज्य के खिलाफ लिख रहे थे तो उन पे रोक लगाना, अर्थात जो राजद्रोही जो लेख थे उसको रोकना इसका उद्देश्य था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का, जो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। सेकेंड है लॉर्ड कर्जन के समय पुलिस सुधार हुआ था। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है पुलिस सुधार बना था और इसके लिए एक आयोग का नियुक्त किया था, फ्रेजर आयोग की नियुक्ति भी की गई थी। थर्ड है लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है लॉर्ड रिपन के समय प्रथम जनगणना हुआ था। देखिए जो प्रथम जनगणना हुआ था वो लॉर्ड रिपन के समय में नहीं हुआ था, गलत है। ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुआ था और जो नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड रिपन के समय में से प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ है लॉर्ड मेयो के समय वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात किया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात किया गया है वो लॉर्ड
मेयो के समय में किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, पहला वाला नहीं सुमेलित है और फोर्थ वाला नहीं सुमेलित है। 1 और 4 इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है, तो 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? देखिए जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये 1872 में आया था और ये बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो केशव चंद्र सेन ने निभाया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सी ऑप्शन में दिया है केशव चंद्र सेन, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जो 1872 का आता है नेटिव मैरिज एक्ट, इसमें जो महिला होती है इसके जो आयु निर्धारित की जाती है वो 14 वर्ष किया जाता है और इसमें जो पुरुष होता है उसके जो आयु का निर्धारण किया जाता है वो 18 वर्ष किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आयु निर्धारित किया गया था लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी, लड़कों के लिए 18 वर्ष थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है इसकी जो स्थापना किया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। द लाइट हैज गॉन, यह किसका कथन है? देखिए जो लाइट हैज गॉन मतलब है प्रकाश चला गया, ये किसका संबंधित है? तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था गांधी जी के संबंध में जब गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो गांधी जी के बारे में कहते हैं द लाइट हैज गॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये बताना है। तो पहला है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। देखिए गलत है, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है पहली चीज इसकी स्थापना कब होती है? तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना होती है और उस समय जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे और ये कहाँ पे अध्यक्षता किए थे? ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने अध्यक्षता किया था 1888 का इलाहाबाद के अधिवेशन में। तो इलाहाबाद में इन्होंने जो है अध्यक्षता किया था। थर्ड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू नहीं थी बल्कि वो थी एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वहां पे अध्यक्षता किया था। तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। 2 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों का सही कालक्रम बताइए। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय का हमें कालक्रम बताना है। तो लॉर्ड कर्जन कब रहे हैं? तो ये 1899 से लेकर के 1905 तक रहे हैं। उसके बाद से लॉर्ड चेम्सफोर्ड को देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड कब रहा है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है ये 1916 से लेकर के 1921 तक रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो है ये 1910 से लेकर के 1916 के बीच में रहे हैं और लॉर्ड इरविन जो रहे हैं ये 1926 से लेकर के 1931 के बीच में रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम क्रम से लगाएंगे तो पहले हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। पहले आएंगे लॉर्ड कर्जन, फिर आएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, उसके बाद से लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। तो जो इसका सही जवाब होगा 1, 3, 2, 4, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? देखिए जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में भारत आता है। इसका उद्देश्य क्या था? होता क्या है कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और उस समय जो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके द्वारा जो है जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उनके नेतृत्व में ये क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है कि आप भारत के लोगों को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करिए। तो इसी वजह से ये क्रिप्स मिशन आया था और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो सी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। पांडिचेरी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है।
देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था पौंडीचेरी पर। उसके बाद से पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी वो फ्रांसीसी थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और कह रहा है थर्ड कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने 1793 में ही पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, परंतु जो कर्नाटक का युद्ध होता है, कर्नाटक के युद्ध के समय जो है 1814 में अंग्रेज जो है वो पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को सौंप देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड गलत हो गया, 1 और 2 सही है। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दिया था, बल्कि वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, वो राजकुमार शुक्ल के न्योता देने पर गांधी जी जो है वो 1917 में चंपारण जाते हैं और वहाँ पे जो नील कृषक होते हैं उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड है चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। तो बिल्कुल करेक्ट है, जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे उसमें आचार्य कृपलानी थे, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे। तो ये सभी जो हैं वो महात्मा गांधी के सहयोगी थे। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, केवल 2 सही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था इसमें जो है कांग्रेस और ये अंग्रेजों के बीच में हुआ था राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए और इसका आयोजन जो है वो लंदन में हुआ था। 1930 से लेकर के 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसमें जो थर्ड वाला होता है इसी में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया जाता है। सेकंड कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडियन फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी जो भारत शासन अधिनियम 1900 पारित होता है 1935, इसी के तहत जो है वो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात किया जाता था। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए तो स्वदेशी और बहिष्कार ये जो आंदोलन की शुरुआत हुआ था ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन का कब हुआ था, तो ये 1905 में, ध्यान रखिएगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन किया जाता है और उसी के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं, जैसे रॉलेट एक्ट है, ये कब आया था। देखिए रॉलेट एक्ट जो आया था ये मार्च 1919 को भारत आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो कई बार इसको क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है, तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो क्रिप्स मिशन भारत में किसने भेजा था, तो उस समय जो ब्रिटिश PM था वो विंस्टन चर्चिल, इनके समय में आया था। सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल के समय में ही आया था। कब आया था, 1942 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का समर्थन लेना, इसीलिए ये आता है इंडिया में क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में सजाना है। तो नेहरू रिपोर्ट दिया है, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हैं, जिन्ना के 14 फार्मूले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। देखिए नेहरू रिपोर्ट कब है, तो ये 28 अगस्त 1928 में आता है। गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे हैं ये जो 1930 के पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके पहले आता है। तो ध्यान रखिएगा ये 1930 के पहले आता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसके पहले। जिन्ना के जो 14 फार्मूले आए थे ये 1929 में आए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये 12 मार्च, इसको जो दांडी यात्रा से माना जाता है, 12 मार्च 1930 में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने देख ही लिया है, ये भी हुआ था 1930 में। अगर हम इसको क्रम से लगाएंगे तो इसका क्रम आएगा, पहले होगा 1 3 2 4 5। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। देखिए जो रॉलेट एक्ट बना था ना ये 1917 में बना था, ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। और ये भारत कब आता है, कि भारत 1919 में पहुंचता है। और इसका जो उद्देश्य था बनाने का वो ये था कि भारतीयों को स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित करके जो औपनिवेशिक शासक थे उनके खिलाफ जो भी भारतीयों का उभार हो रहा था उसको रोकना इसका उद्देश्य था। तो इसका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें
किस कारण से जो है सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, क्योंकि इसमें था कि बिना लोगों पे मुकदमा चलाए ही उनको जेल भेजने की इसमें अनुमति थी, पुलिस को अधिकार था कि इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए पुलिस को अधिकार था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। इसको बिना दलील बिना वकील वाला कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे अखबार दिया हुआ और उसके संपादक दिए हुए हैं। देखिए जो केसरी अखबार है इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। और युवा भारत जो यंग इंडिया है इसके संपादक एनी बेसेंट नहीं है, गलत है। इसके भी जो संपादक हैं वो महात्मा गांधी हैं, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। थर्ड है इंडियन ओपिनियन, इसके भी संपादक जो है महात्मा गांधी हैं और भारतीय दर्पण की केशव चंद्र सेन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1, 3, 4 ये करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी। तो देखिए जो स्वराज की मांग उठाई गई थी ये उठाया था दादा भाई नौरोजी ने, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस की जो अध्यक्षता इन्होंने किया था 1906 में। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और वहीं पे इन्होंने स्वराज की मांग उठाई थी। और देखिए जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वराज और पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था कांग्रेस के 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1919-20 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन कब आया था, तो ये 1916 में आया था। और असहयोग आंदोलन कब आया था, तो ये 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन था। और रॉलेट एक्ट का प्रवर्तन कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। तो इसको अगर हम क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सबसे पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद से चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद से होगा रॉलेट एक्ट का प्रवर्तन होगा, फिर होगा खिलाफत आंदोलन, उसके बाद से होगा असहयोग आंदोलन। 3, 1, 5, 2, 4। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, इसका सही जवाब, सॉरी इसका जो है वो डी इसका सही जवाब होगा। 3, 1, 5, 2, 4, तो डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, कथन ए है वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, कारण कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है उस समय जो वायसराय था लॉर्ड लिथगो, इसने बिना सहमति के ही सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को घसीट लेता है और इसी के विरोध में जो कांग्रेस होती है वो त्यागपत्र दे देती है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीग नामक सेना बनाई थी। देखिए जो फ्री इंडियन लीग नामक सेना जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। 1941 में जर्मनी में हिटलर से मिले ये और जर्मनी इटली में बंद जो भारतीय कैदी थे उनको एकत्रित किया और उस सेना का गठन किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, ये भी ध्यान होना चाहिए आप लोग को, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और ये 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ बुक दिया हुआ है और उसके राइटर दिए हुए हैं। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक देखिए राधा कृष्णन नहीं है, गलत है। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक अरविंद घोष हैं। इसके जो लेखक हैं ये अरविंद घोष हैं। तो पहला वाला जो है सुमेलित नहीं, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी जो बुक है इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में कौन आए थे, देखिए सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में। और फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम कोठी बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी, तो वो फ्रैंको कैरो के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे, तो सूरत में बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी पहली कोठी भी बनाई थी। सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क का उपज था। देखिए जो पाकिस्तान शब्द का विचार वो सबसे पहले किसने दिया था, तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र भूमि, भी ध्यान रखिएगा,
पाकिस्तान का जो अर्थ होता है वो पवित्र भूमि होता है। और इसका जो विचार आया था सबसे पहले वो चौधरी रहमत अली के आया था, और इनकी एक पत्रिका थी, इनका मतलब एक पेपर था जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, और इसी में इन्होंने सबसे पहले जो है पाकिस्तान शब्द की बात किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1942 में नहीं आता है, गलत है। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 में। और क्रिस प्रस्ताव कब आता है दोस्तों? तो ये 1944 में नहीं आता है, क्रिस प्रस्ताव आता है 1942 में। और शाही नौसेना विद्रोह कब होता है? देखिए जो शाही नौसेना विद्रोह होता है वो 1946 में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो माउंटबेटन योजना आती है दोस्तों वो आती है 1947 में, भी बिल्कुल सही है। और जो अंतरिम सरकार का गठन होता है ये 1947 में नहीं होता है, ये 1946 में होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2 एंड 5 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। 1, 2, 5 जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, कारण वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। देखिए जो वेबल प्लान आया था, वेबल प्लान जो आया था ये आता है जून 1945 में, ये ध्यान रखिएगा, जून 1945 में वेबल प्लान प्रस्तुत किया जाता है। और इसका उद्देश्य था जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करना, राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता जो रहते हैं उनके बीच में असहमति हो जाती है, और अंततः फिर बाद में जो है शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव जो है वो भंग कर दिया जाता है। जो बात की गई थी कि शिमला में मिलेंगे, फिर वो प्रस्ताव जो है वो भंग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा वेबल प्लान कब आया था? तो 1945 में आया था, और ये भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ था। किस भारतीय आंदोलन में साम्यवादियों ने अंग्रेजी हुकूमत का सहयोग किया था? तो किस भारतीय आंदोलन में जो साम्यवादी थे वो अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिए थे? तो उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस समय जो साम्यवादी दल थे और हिंदू महासभा था, जो मुस्लिम लीग था और अंबेडकर थे, इन सभी लोगों ने जो है वो कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, किसमें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया गया था, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये बात किया गया था शिमला सम्मेलन में, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 1945 के शिमला सम्मेलन में बात किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश शासन ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो कौन सा किला ब्रिटिश शासन ने सबसे पहले बनाया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, इसका सही जवाब फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है इस कहाँ पे है ये? तो ये चेन्नई में है, चेन्नई में है। और इसको फ्रांसिस डे के द्वारा बनाया गया था 1644 में। तो ये 1644 में जो है वो फ्रांसिस डे के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का संबंध किससे है? देखिए जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो इसमें कांग्रेस के जो दोनों दल थे, गरम दल और नरम दल, इनके बीच समझौता हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। ये लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1906 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी जो अध्यक्षता किया था वो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ध्यान रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। और ये नरम दल गरम दल बटे कब थे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल गरम दल में विभाजन हो जाता है, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसका जो प्रारंभ किया था ये 1940 में विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, और विनोबा भावे जो थे ये प्रथम सत्याग्रही भी थे। द्वितीय जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो तृतीय सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो जो तेभागा आंदोलन है 1946 का वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये था वेस्ट बंगाल से संबंधित। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से संबंधित था। तेभागा जो आंदोलन हुआ था ये 1946 में हुआ था, और ये बंगाल जो किसान सभा थी उसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। और इसके जो नेता थे वो कंपाराम सिंह थे एवं भवन सिंह इसके नेता थे। और इस आंदोलन का जो कारण था वो जो फ्लाउड आयोग की सिफारिश थी उसको लागू करवाना था। इस तेभागा आंदोलन का उद्देश्य था। उसमें जो लगान दर थी उसको घटा करके 1/3 करना था। पहले वो जो लगान दर लेते थे 1/2 लेते थे, और इसको घटा करके 1/3 करना था, जो फ्लाउड कमीशन की सिफारिश थी। और इसी को लागू करवाने के लिए जो है तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन,
1935 के चुनाव के बाद 11 में से 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह कौन थे? तो देखिए जो 1935 में जो प्रांतीय चुनाव होता है उसमें 11 प्रांतों में से 2 जो प्रांत थे बंगाल और पंजाब, वहाँ पे जो है गैर कांग्रेसी मंत्री बनते हैं। तो बंगाल और पंजाब, इसका जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी के साथ जाती हैं। गांधी जी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, ये भी गांधी जी के साथ जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में बगावत का कारण निम्नलिखित में से क्या था? देखिए जो रॉयल इंडियन नेवी में जो बगावत हुआ था, जिसको शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है, ये 1946 में हुआ था ये विद्रोह। और ये HMIS तलवार जहाज के जो 1100 नाविक थे उसमें जो नस्ली भेदभाव के कारण जो है उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया था और जहाजों पे उन्होंने जो है भारत छोड़ो लिख दिया था। तो इससे संबंधित यहाँ पे जो है ये आंदोलन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, नस्ली भेदभाव और जो जातिगत भेदभाव, खराब जो भोजन था, इसके खिलाफ जो है ये शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो मित्र मेला की स्थापना किया गया था वो सावरकर बंधुओं ने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा। जो सावरकर बंधु थे, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर, इन लोगों ने मिलकर के एक गुप्त संस्था बनाया था मित्र मेला 1899 में। बाद में इसी का जो नाम है चेंज करके 1904 में अभिनव भारत कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1904 में इसी का नाम चेंज करके अभिनव भारत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ पे किया था? देखिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जो अस्थायी सरकार की स्थापना किया था वो किया था उन्होंने जो है 1943 में सिंगापुर में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आजाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की जो है अस्थायी सरकार बनाते हैं। और 23 अक्टूबर 1943 को जापान ने उसको मान्यता भी दे दिया था। तो इसको जो मान्यता दिया था वो जापान ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय किसके समकालीन थी? तो जो एलिजाबेथ द्वितीय थी किसके समकालीन थी? तो ये अकबर के समकालीन थी। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और एलिजाबेथ के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। आल्हा खंड किस युद्ध से संबंधित है? देखिए जो आल्हा खंड संबंधित है ये महोबा के युद्ध से संबंधित है। इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। देखिए आल्हा खंड जो है ये जगनिक के द्वारा लिखा हुआ है। ये जगनिक के द्वारा लिखा हुआ जो है एक वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें आल्हा और उदल की जो 52 लड़ाइयां हैं उनका वर्णन मिलता है। जो चंदेल वंश के राजा थे बरमाल देव और उनका जो सेनापति आल्हा और उदल, ये 2 भाई थे। इनकी राजधानी उस समय महोबा थी। और महोबा में क्या होता है, 1181 में जो पृथ्वीराज चौहान है वो आक्रमण कर देता है और उसी आक्रमण में युद्ध करते हुए आल्हा उदल शहीद हो जाते हैं। तो ये संबंधित है महोबा के युद्ध से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सर्वप्रथम सूरत में कारखाना किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है वो 1613 में सूरत में अपना कारखाना स्थापित करते हैं। डच सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पे स्थापित करते हैं? तो ये मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टनम में जो है अपना डचों ने सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था 1605 में। और उसके बाद से देख लेते हैं फ्रांसीसियों ने कहाँ पे स्थापित किया था। इन्होंने जो है वो सूरत में स्थापित किया था 1668 में। और पुर्तगालियों ने कहाँ पे किया था? तो इन्होंने कोचीन में किया था 1503 में। तो इन्होंने कोचीन में 1503 में अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक कौन था? तो देखिए जो सहायक संधि लाई किसके द्वारा गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सहायक संधि लाया गया था ये लाया था जो है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है सहायक संधि लाई गई थी। इसका टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1805 के बीच में रहा है। और इसमें जो पहला भारतीय देशी शासक था जिसने इसको साइन किया था वो था हैदराबाद के निजाम। तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने जो है 1798 में ही सहायक संधि को हस्ताक्षर किया था। उसके बाद से जो है वो नागपुर के भोसले ने किया था 1803 में। और ग्वालियर के सिंधिया ने किया था 1804 में। और बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे इन्होंने भी किया था 1804 में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त है ये कौन लेकर के आया था? अभी हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम लोग जो है जमींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा भी कहते हैं, ये आया था 1793 में कार्नवालिस के द्वारा।
तो ये कार्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था। और ये किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। जमींदार ही जो है भू राजस्व अदा करते थे। तो इसका सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो देखिए 1857 के ठीक बाद बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नील विद्रोह कब होता है? तो ये 1859-60 में होता है और ये बंगाल के नदिया जिले में है। और वहाँ पे ये जो भारतीय किसान थे उनके द्वारा ये सफल विद्रोह था। और पावना विद्रोह कब हुआ है? तो ये 1873-76 में हुआ है। ये बंगाल के पावना जिले में जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? देखिए सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1820 के बीच में हुआ है। और जो आनंद मठ उपन्यास है वो इसी सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। जो आनंद मठ उपन्यास है इसी पे आधारित है। और संताल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संताल विद्रोह हुआ है 1855-56 में, जिसके प्रसिद्ध नेता थे सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया है। देखिए जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट है इसमें विशेष जोर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा पर। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ये जो हंटर कमीशन आया था ये लॉर्ड रिपन, ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। कब आया था ये रिपोर्ट? तो ध्यान रखिएगा 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किया जाता है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए, जो आवश्यक सुझाव देने के लिए इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? देखिए होता क्या है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने क्या किया था कि एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1932 का, वहां पे एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था जिसमें दलित वर्ग को भी एक पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात किया गया था। और इसी के विरोध में जो है वो गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं। गांधी जी उस समय जो है यरदा जेल में थे और वहां पे जो है वो अनशन में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनको जो है पृथक निर्वाचन मंडल मत दो, बल्कि वो बात करते हैं कि दलित को जो है अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसी के लिए जो है पूना पैक्ट होता है। तो ये दलित वर्ग से संबंधित था। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। ये दलित वर्ग से संबंधित था। ये पूना पैक्ट कहाँ पे होता है? तो ये यरवदा जेल में होता है और ये गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। तो ध्यान रखिए गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है ये पूना पैक्ट होता है। बाद में जो है इसमें सहमति कर ली जाती है और कम्युनल अवार्ड में जो संशोधन करके दलित आरक्षण की बात किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो है 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो है जमींदारों को अपनी भूमि का स्वैच्छिक दान करना था इस आंदोलन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। यहीं से जो है सांप्रदायिकता प्रारंभ हो जाती है। तो सही जवाब इसका जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? देखिए स्वदेशी और बहिष्कार इनकी बात किया गया था जो है बंगाल विभाजन के समय में। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। देखिए जो स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था ये CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इन्होंने 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। होता क्या है कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है और गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद से जो CR दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं इनके दिमाग में एक नई विचारधारा जन्म लेती है कि हम जो है विधानमंडल के भीतर प्रवेश करेंगे और अंदर से लड़ाई करेंगे। मतलब ये है कि जो भी व्यवस्थापिका की सभा है उसमें हम प्रवेश करेंगे और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसकी आलोचना करके उनके दोषों को हम उजागर करेंगे। इस वजह से इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए जो प्रार्थना समाज है इसके जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आत्माराम जो पांडुरंग इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था और ये महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया प्रार्थना समाज ने। और महाराष्ट्र में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधि थी उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था ये बुद्धो भगत ने किया था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये विद्रोह कब होता है? तो ये 1831 से 32 के बीच में जो छोटा नागपुर का जो पठारी वाला एरिया है वहां पे ये प्रारंभ होता है। और वहां पे होता क्या है
कि जो जमींदार वो ठेकेदार थे, उन्होंने जो भूमि कर था उसको अत्यधिक बढ़ा दिया था और जो स्थानीय आदिवासियों की उन्होंने उपेक्षा किया था और जो बाहरी लोग थे जिनको दीगू कहा जाता था, उनको उच्च लगान पर जो है वो भूमि दे दी गई थी। इसी वजह से उन्होंने वहां पे विद्रोह किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सही जवाब इसका जो है वो सी हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो ये 30 सितंबर 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था और इसको एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में जो है स्थापना किया गया था इसका। और पहले जो इसका नाम था वो अस्पृश्यता निवारण संघ था। ध्यान रखिएगा, ये जो हरिजन सेवक संघ है इसका जो पहले नाम था वो अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में इसका नाम जो है वो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ कर दिया जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है इसका पूछता है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे। तो घनश्याम दास बिड़ला जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम सचिव कौन थे? तो जो इसके प्रथम सचिव थे वो अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट से। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। 1800 चार्टर जो 13 का चार्टर एक्ट था इसमें एकाधिकार समाप्त किया गया था, परंतु चाय और चीन के साथ जो है एकाधिकार बना था और इसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी हमें ये बताना है। तो देखिए जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हैदराबाद रियासत। इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। हैदराबाद रियासत जो है सबसे बड़ी थी। देखिए जब देश हमारा आजाद हुआ ना उस समय लगभग 550 देशी रियासतों में भारत जो है वो बटा हुआ था और उसमें जो सबसे बड़ी थी वो हैदराबाद रियासत थी। और इसको ये भी पूछा जाता है कि इसको किस ऑपरेशन के तहत भारत में विलय किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है पुलिस कार्रवाई करके इसको भारत में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेची आयोग किसके काल में गठित किया गया था? देखिए जो स्ट्रेची आयोग की स्थापना हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय होता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो होता है 1880 में और ये जो है अकाल से संबंधित आयोग था और इसने सिफारिश किया था कि अकाल की स्थिति में जो खाद्य व्यापार है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार किसने निकाला था? देखिए जो मिरात उल अखबार के निकाला था ये राजा राममोहन राय ने निकाला था। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने निकाला था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1822 में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था और ये फारसी भाषा का अखबार था। दयानंद सरस्वती ने कौन सा अखबार निकाला था? तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक है, अखबार नहीं पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी पुस्तकें हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए गांधी जी में जो चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 में वो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गए थे। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटर की स्थापना किसने किया था? देखिए जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था ये 1920 में किया गया था और ये लाला लाजपत राय के समय में किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के समय किया गया था। लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे और बाद में इन्हीं के समर्थन से जो है 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है और इस समय जो इस्तीफा दिए थे वो दिए थे शंकरन नायर ने। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। शंकरन नायर ने जो इस्तीफा दे दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपने नाइटहुड का जो पुरस्कार था उसको वापस लौटा दिया था। तो भी ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने अपना जो नाइटहुड पुरस्कार था उसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो देखिए जो लॉर्ड एलन बरो ने दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया था ये किया था 1843 में और वो नियम 5 के तहत किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा, नियम 5 के तहत इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय किसका था? तो ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जो है वे विवेकानंद के गुरु भी थे। विवेकानंद के गुरु थे, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एकेडमिक एसोसिएशन की जो स्थापना किया था वो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरोजियो जो था ये पुर्तगाली भारतीय परिवार में 1809 में कलकत्ता में जन्मा था और वहाँ पे एक अध्यापक भी था। हिंदू कॉलेज में इसने जो है एकेडमिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू करने के पूर्व यह कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, मुझे बदले में पत्थर मिले? तो गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसका सही जवाब भी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और मुझे बदले में जो है वो पत्थर मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विषय में क्या असत्य है? देखिए अखिल भारतीय जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसका गठन जो है मुस्लिम लीग के गठन एवं मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचक मंडल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक जो है सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था, जिसके उपरांत जो है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1907 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा को गठित किया गया और 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना होती है। देखिए इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 1916 में आयोजित किया गया था। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है 1916 में आयोजित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो कासिम बाजार के जो महाराजा थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था ये, और इसके जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय थे, वी डी सावरकर थे। थर्ड है कि इसका सदस्य केशव बलराम हेडगेवार ने 1925 में महासभा से अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हिंदू स्वयंसेवक संगठन का गठन किया था। देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो इसके सदस्य थे केशव बलराम हेडगेवार, इन्होंने 1925 में क्या किया था कि जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी इससे अलग होकर के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया था। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो असत्य नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ था ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसी के तहत किया गया था। और सेकंड है कि मुस्लिम लीग को किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो देखिए मुस्लिम लीग को जो है कहीं भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने जो है सरकार बनाया था। और थर्ड है संयुक्त प्रांत जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है में कांग्रेस की मदद से मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सरकार बनाई थी। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया था। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 जो है करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। तो होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में बताना है। देखिए जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था ये 1916 से 18 के बीच में इसका गठन हुआ था और ये एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट है। पहला कि यह इतालवी एकीकरण आंदोलन से प्रेरित था। देखिए जो होम रूल आंदोलन था ना ये इतालवी से प्रेरित नहीं था, बल्कि ये आयरलैंड के होम रूल से प्रेरित था। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये आयरलैंड के होम रूल लीग था उससे ये प्रेरित था और इसका जो उद्देश्य था वो संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे केवल कथन 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है 1857 की क्रांति के बारे में। तो LER रोज ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध माना। तो देखिए जो बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध माना है ये माना है TR होम्स ने। ध्यान रखिएगा ये TR होम्स ने माना है, ना कि रोज ने माना है। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है कि सर जेम्स आउटरम W टेलर का मानना है कि यह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रची गई साजिश थी। तो देखिए ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। सर जो जेम्स आउटरम थे और ट्रेलर इन दोनों का मानना था कि ये जो 1857 का विद्रोह है ये अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा रची गई साजिश थी। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। तो पहला है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, जो अशोक के अभिलेख हैं वो अधिकतर जो है उनकी भाषा है वो प्राकृत है और उसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। सेकंड है, अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम विकूटन या सर्वप्रथम एडवर्ड टॉमस ने किया था। देखिए जो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो डिसाइफर किया था, जो सर्वप्रथम पढ़ा था, वो जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ना कि वो एडवर्ड टॉमस ने पढ़ा था। और तो इस वजह से सेकंड गलत हो गया। थर्ड है, अशोक के अभिलेखों में केवल ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग हुआ है। देखिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं अरामाइक लिपियों का जो है मिलता है। और फोर्थ है कि पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान में इन अभिलेखों की लिपि भाषा खरोष्ठी है। तो देखिए जो पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी अभिलेखों की जो लिपि है और भाषा जो है वो ग्रीक और अरामाइक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक और अरामाइक है, ग्रीक और अरामाइक लिपियों में मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल ए सही है, बाकी जो सभी हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में पद्मावत की रचना की। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि शेर शाह ने ग्रांड टैंक रोड के नाम से एक पुरानी शाही सड़क की मरम्मत करवाई थी। तो देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि जो शेर शाह होता है वो हिंदी के विद्वान को संरक्षण देता है, और उसी के समय जो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने पद्मावत ग्रंथ का रचना करते हैं, और शेर शाह ने जो है वो ग्रांड टैंक रोड का जो है पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। तो ब्रिटिश जो राष्ट्रवाद है ब्रिटिश राज का शिशु था, ये स्टेटमेंट दिया था आर कोपलैंड ने। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, आर कोपलैंड का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था जुलाई 1947 में। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था, तो 1911 में बना था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है। देखिए कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था जो कहा है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए मदरसा ए बेगम की जो स्थापना किया था वो माहम अनगा ने किया था। इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, माहम अनगा के समय इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब हुआ था, 1817 से 1818 में ये हुआ था, और 1817 से 1818 में हुआ था, और ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बैरकपुर विद्रोह, देखिए जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था यहाँ पे आधा क्वेश्चन इधर है। तो देखिए बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था वो नवंबर 1824 में हुआ था। तो यहाँ पे नवंबर इसको 1 से मैच कर देंगे। और नेक्स्ट इसमें बहरामपुर विद्रोह, देखिए जो बहरामपुर विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो ये फरवरी 1857 में हुआ था। इसको ए से कर देंगे, इसको बी से कर देंगे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। और बेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था, तो बेल्लोर का विद्रोह जो है वो जुलाई 1806 में हुआ था। तो इसको यहाँ पे डी से कर देंगे। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो 2 4 3 1 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर बताना है। समाचार पत्र दिया हुआ और उसके संपादक दिए हुए हैं। हिंदू जो समाचार पत्र था इसका संपादन किसने किया था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। सुधारक जो समाचार पत्र इसका संपादन किसने किया था, तो जी के गोखले ने किया था। वॉइस ऑफ इंडिया का संपादक किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और बंगाली का एस एन बनर्जी ने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 2 1 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इंडिया लीग जो थी उसकी स्थापना किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो आनंद मोहन बोस ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय जो उदार संघ है इसकी स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और यूनाइटेड इंडिया की स्थापना किसने किया था, तो सैयद अहमद खान ने किया था। इसका जो सही जवाब होगा वो 1 2 4 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं
1 2 4 3, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर बताना है। यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष दिए हुए हैं, उनका स्थान दिया हुआ है। तो देखिए जो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो हरिपुरा को हम डी से मैच कर देते हैं। कानपुर में जो अध्यक्षता हुआ था, कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने किया था। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। मद्रास में जो हुआ था ये 1927 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था, इसको ए से मैच कर देंगे। और नासिक में जो हुआ था ये 1950 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 4 2 1, तो इसका जो सही जवाब होगा 3 4 2 1। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 3 4 2 1 तो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, M.K. गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो देखिए M.K. गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो दिनसा ई वाचा थे। दिनसा ई वाचा की अध्यक्षता में इन्होंने भाग लिया था। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 का था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था और यहीं पे जो है गरम दल और नरम दल का विलय हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखिए जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 का, जिसमें गांधी जी जो है वो जाते हैं, तो ये इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। इसका जो सही जवाब था वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो जो रॉलेट एक्ट आया था ये 1917 में इसका निर्माण होता है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में और ये भारत आता है 1919 में। और इसका जो मेन काम था वो ये था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का इसमें अधिकार मिल गया था पुलिस को। तो इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। इसको बिना दलील बिना वकील वाला कानून भी कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध प्रस्तुत किया था उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने किया था। इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा कि 1 अगस्त 1920 को जो प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन और 4 फरवरी को जो चौरी चौरा की घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, इस वजह से उसको वापस ले लिया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में होता क्या है कि जो 1922 में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो दिल्ली में बैठक हुई थी, इसमें सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है और जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। और इसी अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस लेने के लिए जो डॉक्टर मुंजे हैं इन्होंने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों को संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए जो साइमन कमीशन है इसका उद्देश्य था कि प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने के लिए किया गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंध है? देखिए ये जो कथन संबंधित है गांधी की दांडी यात्रा से। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि जब गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को अपने दांडी सत्याग्रह जो करते हैं वहां पे दांडी पहुंचते हैं और वहां पे वो सभी जो पत्रकार होते हैं उनको संबोधित करते हुए स्टेटमेंट गांधी जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए हुए जिनमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए गलत है, प्रतिनिधित्व किया था इनके गांधी ने किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसलिए इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड है महात्मा गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है इसी के संबंध में जो है गांधी जी सेकंड जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कथन जो है इसका सही है, कारण सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। ये 100 क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।